नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी का मेरे एजुकेशन एंड बुद्धिस्ट चैनल में। मैं जोबिल कुमार आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में 40 मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराए थे, उसी तरह से आज भी हम 40 मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आगे कराने वाले हैं। ठीक है, सभी प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, तो साथ ही साथ आप कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और सभी पॉइंटों को नोट डाउन करते रहेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ अपना स्कोर भी देखते चलें, लिखते चलेंगे कितना स्कोर हो पा रहा है आपका, और वीडियो के अंत में आप कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले एक नया न्यूज़ है वो बताते हैं। सीटेट एग्ज़ाम जो है वो होने वाला था जुलाई में, तो उसकी डेट भी आ गई है, 5 जुलाई को होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए तैयारी हमें ज़बरदस्त रखनी पड़ेगी क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी आने वाला है। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इस चैनल पर हम सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए सभी विषयों से संबंधित वीडियोज लाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का टॉपिक। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी छात्रों को प्रेरित करने वाली विधि है। तो निम्न में से कौन सी छात्रों को प्रेरित करने वाली विधि है। पहला ऑप्शन दिया है प्रशंसा, दूसरा है दंड, डांटना, और ज़्यादा अंक देना। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा। क्या करेंगे, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, या उसे दंड देना चाहिए, या फिर उसे डांटना चाहिए, या फिर उसे ज़्यादा अंक देना चाहिए। बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा प्रशंसा। ठीक है, प्रशंसा से जो है छात्र प्रेरित होता है, यह अच्छी विधि होती है। क्लियर, तो इसका ऑप्शन ए सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर, इसमें सीरीज दी है 41 से 80 तक हम करेंगे, 40 प्रश्न है टोटल। ठीक है दोस्तों, चलिए। शिक्षा शब्द समानार्थी है, जो शिक्षा शब्द है वो किसके समानार्थी है। ऑप्शन है पहला निर्देश का, विद्यालयीकरण का, प्रशिक्षण का, उपरोक्त सभी। तो किसका हो जाएगा ये, किसका हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी कि ये निर्देश का भी है समानार्थी, विद्यालयीकरण का भी है, प्रशिक्षण का भी है, और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। क्लियर। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 43। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो भारत की आज़ादी के बाद जो प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे वो कौन थे। तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर हुमायूं कबीर थे, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, या फिर सरोजनी नायडू थी। तो आपको शायद किसी को पता हो तो बताएंगे, जल्दी से आंसर दें कमेंट बॉक्स में। क्या हो जाएगा 43 का आंसर। 43 का हो जाएगा हमारा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 44। कक्षा में छात्रों की संख्या कम क्यों होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए कक्षा में छात्रों की संख्या। पहला है छात्र पर शिक्षक के व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण हेतु, यानी कि जिससे कि शिक्षक जो है वो प्रत्येक छात्र पर अपना क्या कर सके, यानी कि प्रत्येक छात्र का ध्यान आकर्षित कर सके शिक्षक अपनी ओर। ठीक है, और दूसरा है भीड़ कम करने के लिए। भीड़ कम करने के लिए होता है क्या, अधिक फीस प्राप्त करने के लिए होना चाहिए क्या, नहीं ना, इनमें से सभी। तो क्या सही हो जाएगा, छात्र पर शिक्षक के व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 45। प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषता होती है। तो प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषता होती है। अध्ययन में अरुचि, सेवा भाव, मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता, या फिर पर्यटन में रुचि। तो क्या सही हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, क्या सही होगा। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही, यानी कि मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता।
चलिए अगला है प्रश्न नंबर 46। दोस्तों मैं टाइम थोड़ा सा कम दूंगा क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप वीडियो को रोक करके सभी प्रश्नों के आंसर जरूर दें और अपना स्कोर वीडियो के अंत में कमेंट करके बताएं जरूर। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 46। भारत के संविधान में किस धारा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रावधान है? तो यह कौन सी धारा है? धारा 33 है क्या, या फिर धारा 24 है, धारा 45 है, या फिर धारा 13 है? तो हमारा क्या हो जाएगा सही? धारा 45 जो है इसके अंतर्गत क्या होता है? शिक्षा को निःशुल्क, प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रावधान है। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ जाएगा हमारा। अगला है प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय पर्यावरण से प्रभावित होता है? तो पर्यावरण से प्रभावित कौन सा प्रत्यय होता है? तो बुद्धि होता है क्या, शारीरिक वृद्धि होता है, या फिर स्वभाव होता है, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसके लिए कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन बताएंगे जल्दी से। बुद्धि भी होता है, शारीरिक वृद्धि भी होता है और स्वभाव भी होता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बताएंगे जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? बुद्धि होगा, शारीरिक वृद्धि होगा, या फिर स्वभाव होगा, या उपरोक्त सभी? तो जो पर्यावरण से प्रभावित होता है वो क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्वभाव, ऑप्शन सी सही। अगला है प्रश्न नंबर 48। निम्नलिखित में से किस कारण से बालक में कुंठा जन्म लेती है? यानी कि कुंठा जो होती है वो किस कारण से जन्म लेती है वो हमें बताना है। तो व्यक्तिगत अक्षमता के फलस्वरूप, या फिर प्रोत्साहन के अभाव के परिणाम स्वरूप, अभिप्रेरकों के संघर्ष के फलस्वरूप, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या सही हो जाएगा इसका? क्या सही हो जाएगा? पहले तो कुंठा शब्द जो है वो क्या होती है? कुंठा शब्द होती है अपने आप में एक हीन भावना, अपने आप को कमज़ोर समझना, एक कुंठा की भावना होती है। ठीक है, तो कुंठा जन्म लेती है, कब लेती है? व्यक्तिगत अक्षमता के फलस्वरूप। यानी कि कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी बालक है, जब उसको क्या है, वो उसमें कोई अशक्तता है, यानी कि कोई दोष है उसमें। ठीक है, जैसे कि विकलांग हो, या फिर पढ़ने की अक्षमता हो, लिखने की अक्षमता हो, बोलने की अक्षमता हो, तमाम तरह की अक्षमता हैं। तो इसमें हो जाएगा हमारा व्यक्तिगत अक्षमता के फलस्वरूप, ऑप्शन ए के साथ जाएगा हमारा। क्लियर, समझ गए होंगे। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व नहीं है? तो राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व नहीं है ऐसा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? भाषावाद हो जाएगा, प्रकृतिवाद हो जाएगा, जातिवाद हो जाएगा, या फिर संप्रदायवाद हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? बी के साथ जाएगा। ठीक है, बी के साथ, यानी कि प्रकृतिवाद जो है इससे क्या होता है? राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व नहीं होता है ये प्रकृतिवाद। बाकी भाषावाद भी होता है, जातिवाद भी होता है, संप्रदायवाद भी होता है। क्लियर, लेकिन प्रकृतिवाद नहीं होता है। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 50। किस परीक्षण में विश्वसनीयता अधिक होती है? पहला है निबंधात्मक, दूसरा है संक्षिप्त प्रश्न परीक्षण, तीसरा है वस्तुनिष्ठ परीक्षण, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? किस परीक्षण में विश्वसनीयता अधिक होती है? तो ये होती है हमारी किसमें किसमें होगी? वस्तुनिष्ठ परीक्षण में होगी क्या? जी हाँ, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, यानी कि ऑप्शन सी के साथ जाएगा हमारा। ठीक है, इसमें विश्वसनीयता सबसे अधिक होती है। अगला है प्रश्न नंबर 51। परिवार शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? तो परिवार जो है वो शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? औपचारिक साधन है, अनौपचारिक साधन है, या फिर औपचारिकेतर साधन है, और इनमें से कोई नहीं? तो क्या सही हो जाएगा हमारा? परिवार जो है वो अनौपचारिक साधन है, इसमें कोई औपचार नहीं होता है। बालक जो है वो परिवार में रहकर प्राकृतिक रूप से सीखता है, यानी कि उसका क्या होता है? वो उसमें बाहरी ज्ञान नहीं आता है। जो बाहरी ज्ञान बच्चे में नहीं आता है तो वो है हमारा अनौपचारिक, यानी कि वो किसी उपचार के बिना
ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो अनौपचारिक साधन हो गया परिवार। क्लियर। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 52। विद्यालय का कार्य होता है। तो विद्यालय का कार्य क्या होता है? संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण या फिर संस्कृति के नए प्रारूपों का निर्माण, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा हमारा? क्या होगा? संस्कृति का संरक्षण होगा, परिष्करण होगा या फिर नए प्रतिरूपों का निर्माण होगा। तो ये सभी सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही है, सॉरी ऑप्शन डी। अगला है प्रश्न नंबर 53 जो है आपकी स्क्रीन पर। किसी वर्ग का मान जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? तो किसी वर्ग का मान जिसकी आवृत्ति अधिक होती है उसे क्या कहा जाता है? मध्यमान कहा जाता है या फिर बहुलांक कहा जाता है, माध्य कहा जाता है या फिर मध्यांक कहा जाता है। तो ये हमारा होता है मध्यमान। ठीक है, जिसकी आवृत्ति क्या होती है? सबसे अधिक होती है। आवृत्ति सबसे अधिक वो होता है मध्यमान, और जिसकी क्या बोलते हैं? बारंबारता, यानी कि बार बार कोई भी चलिए प्रश्न नंबर 54 की तरफ चलते हैं। 54 निरौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है। तो निरौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है, कौन सा नहीं है? सिनेमाघर नहीं है, कक्षा शिक्षण नहीं है, टीवी नहीं है या परिवार नहीं है। तो क्या ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कक्षा शिक्षण जो है इसमें कक्षा में रहकर ही ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो ये निरौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है, इसमें निरौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है। निरौपचारिक मतलब जिसमें बाहर से ज्ञान प्राप्त हो, यानी कि सिनेमाघर है तो उसमें बाहरी चीज़ों, एक ही जगह पर बैठ करके हम बाहरी चीज़ों का ज्ञान अर्जित करते हैं सिनेमाघर में। टीवी में भी हम दूर दराज की न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं और अनेक तरह के सीन देखते हैं एक ही जगह पे बैठ करके। तो वो होता है, क्या होता है? टीवी में। और परिवार में भी, परिवार में जो शिक्षा होती है वो परिवार में रहकर ही हम अन्य जगह की सभी तथ्यों की जानकारी रखते हैं या फिर ज्ञान अर्जित करते हैं। तो वो होता है हमारा, क्या होता है? तो इसका आंसर दोस्तों क्या सही होगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ। क्लियर। अगला है प्रश्न नंबर 55 निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आती है? प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत कौन सी विधि आती है? मूल्यांकन विधि आती है, कथाबोध विधि आती है, साक्षात्कार विधि आती है या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें आएगा हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सभी विधि जो हैं वो प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, मूल्यांकन विधि भी प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आएगी, कथाबोध विधि भी आएगी और साक्षात्कार विधि भी आएगी। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 56 नारी शिक्षा के क्षेत्र में क्या समस्या है? तो नारी शिक्षा के क्षेत्र में क्या समस्या होती है? सह शिक्षा की समस्या होती है क्या, या फिर क्या कहेंगे, या फिर स्त्री शिक्षा में अपव्यय, यानी कि स्त्री शिक्षा में अपव्यय या फिर शिक्षिकाओं की समस्या, उपरोक्त सभी। तो क्या होता है इसमें? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ये सभी समस्याएं होती हैं। ठीक है, स्त्री शिक्षा में अपव्यय भी होता है, शिक्षिकाओं की समस्या भी होती है। अगला है प्रश्न नंबर 57 सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1972 में भारत में हुई थी, या फिर 1969 अमेरिका में हुई थी, या फिर 1970 इंग्लैंड में हुई थी, या फिर 1969 रूस में हुई थी। तो ये हुई थी हमारी 1970 इंग्लैंड में। ठीक है दोस्तों, किसमें? इंग्लैंड में हुई थी 1970 में। तो ऑप्शन सी के साथ जाएगा हमारा। अगला है प्रश्न नंबर 58 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में किस स्तर की शिक्षा के साधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है उसमें किस स्तर की शिक्षा के साधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है? प्राथमिक शिक्षा के, माध्यमिक शिक्षा के, उच्च शिक्षा के, उपरोक्त सभी। तो ये है हमारा प्राथमिक शिक्षा के साधन उपलब्ध कराने की बात कही गई, ऑप्शन ए के साथ जाएगा।
ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में किस स्तर की शिक्षा के साधन उपलब्ध कराने की बात कही है, तो ये कही है प्राथमिक शिक्षा के। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 59। शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए किस आयोग ने, आगे प्रश्न है, किस आयोग ने संस्तुति की थी? तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 हो जाएगा क्या, भारतीय शिक्षा आयोग 1964 हो जाएगा, यशपाल समिति 1992 हो जाएगा, नई शिक्षा नीति 1986 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि भारतीय शिक्षा आयोग 1964, जिसे मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुदालियर आयोग। अगला है प्रश्न नंबर 60। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है, कैसे दी जा सकती है? पाठ्यक्रम द्वारा, विद्यालय में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा, अनुशासन प्रक्रिया द्वारा, या फिर कक्षा शिक्षण द्वारा। तो ये जो है बालक में विद्यालय में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा सामाजिक विकास का, यानी सामाजिक व्यवहार का विकास किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला है अगला है प्रश्न नंबर 61। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप वर्णित है? तो 1906 में जो शिक्षा नीति आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें कौन सा स्वरूप वर्णित है? जैसे 10+2, 10+2 का मतलब क्या हो गया? 12th हो गया। ठीक है, इंटरमीडिएट, ठीक है। और 10+2 यानी कि 10 और 2 12, और ऐसे ही यहाँ रखा 10+2+3 यानी कि 10+2 इंटरमीडिएट हो गए, +3 ये ग्रेजुएट को दर्शाता है 3। ठीक है, इसी तरह से 10+3 या फिर +2, तो ये रूप माना था, यानी 10 के बाद ग्रेजुएशन होती है, फिर 12th होता है क्या? नहीं होता है। या फिर 10 के बाद 1 होता है, यानी कि 11वीं, +4 4 होता है क्या? नहीं होता है। ये भी गलत, ये भी गलत, और 10+2 भी गलत, यानी कि ये चीज़ मानी थी, यानी कि शिक्षा जो है वो 10 के बाद 2+3 ये रूप हमने माना था राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने। चलिए आप समझ गए होंगे। अगला है प्रश्न नंबर 62। विद्यालय के संचालन के लिए आवश्यक है। तो विद्यालय के संचालन के लिए क्या आवश्यक है? विद्यालय संगठन, विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय प्रशासन, उपरोक्त सभी। तो विद्यालय के संचालन के लिए ये उपरोक्त सभी आवश्यक हैं। ऑप्शन डी के साथ जाएगा हमारा। ठीक है, डी हो जाएगा, यानी कि विद्यालय में संगठन भी होना चाहिए, प्रबंधन भी होना चाहिए, और प्रशासन भी अच्छा होना चाहिए। अगला है प्रश्न नंबर 63। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है। तो क्या समाहित किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम में? स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक दायित्व, पर्यावरण संरक्षण, उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम में उपरोक्त सभी उसमें समाहित किए गए हैं। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण भी, संवैधानिक दायित्व भी, और स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास भी। राइट। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 64। 3 से 5 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। कैसे की जाती है? औपचारिक, निरौपचारिक, अनौपचारिक, या फिर तीनों। तो क्या हो जाएगा? 3 से 5 आयु वर्ग के बच्चों को कौन सी शिक्षा प्रदान की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि निरौपचारिक, निरौपचारिक हो जाएगा। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 65। विद्यालय नियम संहिता का प्राथमिक उद्देश्य है। तो विद्यालय नियम संहिता का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को विद्यालय संबंधी जानकारी देना, नवीन विद्यालय में समायोजन की क्षमता विकसित करना, या फिर अपराधी बालकों को उचित दंड देना, या फिर छात्रों को स्कूली परंपरा का ज्ञान देना।
तो ये होता है अपराधी बालकों को उचित दंड देना। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये है हमारी विद्यालय नियम संहिता का प्राथमिक उद्देश्य। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 66। दोस्तों प्रश्न कैसे लग रहे हैं आपको? प्रश्न अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। ठीक है दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और क्या करेंगे, और साथ ही साथ अपने सभी मित्रों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। ठीक है, जिससे कि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 66। भाषा को उपयुक्त तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। किस तरीके से? जैविक विकास का परिणाम है, या फिर उत्तम समस्या समाधान की दिशा में एक कदम है, अनुभवों को प्रकट करने का माध्यम है, आत्म उन्नति का माध्यम है। तो क्या सही हो जाएगा इसका? इसका सही हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा क्या, दूसरा हो जाएगा, या फिर तीसरा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा अनुभवों को प्रकट करने का माध्यम है, ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 67। कक्षा नियंत्रण की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। कक्षा नियंत्रण की सबसे महत्वपूर्ण विधि क्या है? प्रजातांत्रिक उपागम, प्रभुत्ववादी उपागम, या फिर छात्रों के दुर्व्यवहार को कम करने के उपागम, या फिर कहेंगे निष्पक्ष रूप से विद्यालय नियमों के अनुपालन की बाध्यता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि प्रजातांत्रिक उपागम जो है वो कक्षा नियंत्रण की सबसे महत्वपूर्ण विधि है, प्रजातांत्रिक उपागम। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 68 जो है आपकी स्क्रीन पर। सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क दिया जाता है। क्या तर्क दिया जाता है? छात्रों को आवश्यक ज्ञान उचित रूप से दिया जाए, या फिर छात्रों को उसके चयनित कार्य के लिए तैयार किया जाए, या फिर नागरिकता और सामाजिक कुशलता प्रशिक्षण दिया जाए, या फिर भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की ओर उन्मुख किया जाए। तो क्या सही हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की ओर उन्मुख किया जाए। क्लियर? चलिए अगला है प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69। एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्या है? शिक्षण करना, बच्चों का सामाजिक विकास करना, बच्चों को अनुशासित करना, या फिर छात्र संख्या में वृद्धि करना। तो क्या हो जाएगा इसका? उसका महत्वपूर्ण कार्य होता है शिक्षण करना। ठीक है, छात्रों को शिक्षित करना उसका महत्वपूर्ण कार्य होता है, यानी कि ऑप्शन ए के साथ जाएगा हमारा। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 70। स्कूल से भागने वाले बालकों को आप क्या कहेंगे? क्या करेंगे उनके साथ? समझ बुझाकर स्कूल में रहने के लिए प्रेरित करेंगे, या फिर मिड डे मील खिलाकर रोकेंगे उनको, कारण जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे, या फिर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ना तो हमें समझाकर उन्हें स्कूल में रहने के लिए प्रेरित करना है, ना मिड डे मील खिलाकर उन्हें रोकना है, ना ही उन्हें अनदेखा करना है। तो क्या करेंगे? कारण जानेंगे सबसे पहले, और वो जो समस्या है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी के साथ जाएगा हमारा, ऑप्शन सी सही है, राइट। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 71। कक्षा में छात्रों के बैठने का पर्याप्त साधन नहीं है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? जब कक्षा में बैठने का साधन नहीं हो, पर्याप्त साधन नहीं हो बैठने का, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? जब आप अध्यापक बन जाएंगे तो क्या करेंगे? छुट्टी के लिए कहेंगे प्रिंसिपल से, या फिर समायोजन काल प्रयास करेंगे, समायोजन काल का प्रयास करेंगे, या फिर संस्था प्रबंधन की आलोचना करेंगे, या फिर प्रधानाचार्य को प्रबंध करने को कहेंगे। क्या कहेंगे हम? क्या करेंगे? समायोजन काल का प्रयास करेंगे। ठीक है, समायोजन काल का प्रयास करेंगे। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 72। आपकी राय में जीवन का प्रमुख सिद्धांत होना चाहिए, क्या होना चाहिए? प्रतिष्ठित पद व शक्ति, कठिन श्रम व धनवान बनना,
गरीबों की मदद या फिर प्रत्येक वस्तु की प्रशंसा। तो क्या सही हो जाएगा इसका? इसका सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, गरीबों की मदद। यानी कि आपकी राय में जीवन का प्रमुख सिद्धांत होना चाहिए कि गरीबों की मदद ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 73। विद्यालय में कक्षा प्रबंध ठीक नहीं होना द्योतक है किस चीज़ का है? समुदाय में फैली अव्यवस्था का, या फिर छात्रों में कुंठित होने का, शिक्षक की अकुशलता का, या फिर क्या कहेंगे, छात्रों की मानसिक योग्यता का। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शिक्षकों की अकुशलता। यानी शिक्षक की अकुशलता ही क्या है, शिक्षा प्रबंध ठीक से नहीं होगा तो ये उसी का कारण होता है। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 74। शिक्षकों को अच्छे कार्य करने के लिए सबसे अच्छे प्रोत्साहक उपाय निम्न में से क्या हैं? तो पहला है धन व प्रशंसा पत्र देना, या फिर ऊंचा वेतनमान, या फिर प्रशंसकों द्वारा प्रशंसा, या हम कहेंगे ऊंचा वृत्तिक स्तर। तो क्या सही हो जाएगा इसका? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि धन व प्रशंसा पत्र देना। धन व प्रशंसा पत्र देना ये क्या होती है, शिक्षक को अच्छे कार्य करने के लिए सबसे अच्छे प्रोत्साहक उपाय हैं ये। ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो अब अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। बहुत मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने में, तैयार करने में वीडियो को। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। ठीक है दोस्तों, जिससे हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 75। शिक्षा का स्तर गिरने का प्रमुख कारण है। क्या है? गैर जिम्मेदार शिक्षक, अभिभावकों का असहयोग, छात्रों की अधिकता, या फिर भौतिक सुविधाओं में कमी। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा गैर जिम्मेदार शिक्षक। ऑप्शन ए के साथ जाएगा हमारा, शिक्षा का स्तर गिरने का प्रमुख कारण होता है जिसमें शिक्षक जो है वो जिम्मेदारी नहीं लेता है। ठीक है। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 76। शिक्षण व्यवसाय में जाने का प्रमुख उद्देश्य है। क्या उद्देश्य होना चाहिए शिक्षण व्यवसाय में जाने के लिए? ज्ञानार्जन करना, जीविकोपार्जन करना, भावी पीढ़ी का निर्माण करना, या फिर कहेंगे सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना। तो ये हमारा ऑप्शन सी सही है, यानी कि भावी पीढ़ी का निर्माण करना ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, प्रमुख उद्देश्य। ठीक है। जब हम शिक्षक बनेंगे, यानी कि आप शिक्षक बनेंगे, तब हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होना चाहिए, प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए कि आगे की पीढ़ी जो है उसको, उसका भावी पीढ़ी का निर्माण कर सकें। अगला है प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 जो है आपकी स्क्रीन पर, शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इससे क्या होगा, छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सकेगा, या फिर छात्र कक्षा में शांत रह सकेगा, या क्या होगा, छात्र कक्षा में शांत रह सकें इसके लिए, या फिर छात्र शिक्षक को योग्यता का लोहा माने इसके लिए, या फिर कहेंगे अध्यापक की योग्यता का ज्ञान बढ़े। तो क्या कहेंगे इसमें? इसमें हो जाएगा हमारा छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सकें। ऑप्शन ए के साथ जाएगा हमारा, छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सकें, इसके लिए विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करना चाहिए। अगला है प्रश्न नंबर 78। शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है जो है, तो शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, यानी कि ये त्रिकोणीय 3 कोण होते हैं। अब जिसमें क्या हो जाएगा, छात्र शिक्षक सामाजिक परिवेश ये हो जाएगा क्या, यानी कि छात्र शिक्षक पाठशाला ये हो जाएगा क्या, छात्र शिक्षक ज्ञानार्जन ये होता है क्या, या फिर हम कहेंगे छात्र शिक्षक और ज्ञान। तो ये हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा, यानी कि छात्र शिक्षक और क्या हो जाएगा, सामाजिक परिवेश। तो ये जो है यहाँ हो जाएगा शिक्षक शीर्ष पर, ये हो गया शिक्षक, यहाँ हो जाएगा छात्र।
ठीक है। और ये हो जाएगा सामाजिक परिवेश, सामाजिक परिवेश, परिवेश, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 79, जो हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है। मातृभाषा शिक्षण प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना बेहतर क्यों है? मातृभाषा जो है वो प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना बेहतर क्यों होता है? क्या होगा इससे? बच्चों का आत्मविश्वास विकसित होगा, या फिर अधिगम सरल हो जाता है इससे, या फिर बौद्धिक विकास में सहायक होता है, या फिर बच्चों को स्वाभाविक वातावरण में सीखने में सहायता मिलती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि बच्चों को जो है मातृभाषा में ही पढ़ाना चाहिए। इससे क्या होगा? बौद्धिक विकास में सहायक होगा। ये क्या होगा? उसकी मातृभाषा बौद्धिक विकास में सहायक होती है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है। अध्यापक छात्रों में सामाजिक व नैतिक मूल्य संप्रेषण कर सकता है। तो अध्यापक जो है वो छात्रों में सामाजिक व नैतिक मूल्य संप्रेषण कर सकता है। मूल्यों का भाषण देकर, या फिर दृश्य श्रव्य कार्यक्रम दिखाकर, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की अधिकता से, या फिर धार्मिक बातें बताकर। तो क्या सही हो जाएगा? इससे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की अधिकता से, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की अधिकता से। तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो कैसे लगे दोस्तों आज के प्रश्न हमारे? अगर आपको पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ठीक है दोस्तों, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा मिल सके, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।